नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। पीछे के 2-3 चैप्टर में हमने जान लिया था, 2-3 क्लासों में हमें पढ़ लिया था रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से शुरू करते हैं नई बात। तो हमने अब तक पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बाद उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें भौतिक अवस्था का भी उपयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, भौतिक अवस्था भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आप भौतिक अवस्था भी नहीं लिख के आ रहे हैं तो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, फिर भी संतुलित नहीं मानी जाएगी। तो चलिए भौतिक अवस्था के बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा था मैटर वाले चैप्टर में कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किया था हमने भौतिक और रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था में हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस। ठोस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉलिड। गैस को गैस, द्रव को लिक्विड। इन्हीं सिंबलों से इन्हें दर्शाते हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें पानी का उपयोग हो रहा है। अगर पानी किस अवस्था में है, बर्फ़ है तो S, लिक्विड है, द्रव है तो L, अगर वो गैसीय अवस्था में है तो G। इस प्रकार से हम सिंबल लगाएंगे H2O को दर्शाने के लिए, याद रहेगा। अब एक और होता है हमारे पास सिंबल होता है, जो अब तक नहीं पढ़ा हमने, उसे कहते हैं जलीय विलयन। क्या कहते हैं, जलीय विलयन। जिसे दर्शाते हैं AQ की सहायता से। जलीय विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कोई तत्व मिल गए, कुछ भी मिल गया, तो 2 पदार्थ मिले हैं तो एक जलीय विलयन बनाते हैं। ना वो ठोस होता है ना द्रव होता है, बीच का एक जलीय विलयन होता है। तो उसे क्या कहते हैं, AQ द्वारा दर्शाते हैं, जलीय विलयन के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ हमने जाना भौतिक अवस्थाओं के बारे में कि कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएँ होती है और उन्हें कैसे दर्शाया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि जहाँ भी हम तापमान देते हैं, मतलब कुछ अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा देने के लिए हम क्या करेंगे, उसे तापमान देंगे। तो उसे दर्शाते हैं एक त्रिभुज के द्वारा, जिसे कहते हैं डेल्टा। उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जहाँ भी ये त्रिभुज लगा हुआ आ जाए आपके तीर के ऊपर ऐसे, तो इसका मतलब है वहाँ पे ऊष्मा दी जा रही है। अगर कहीं से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो, फिर ऊष्मा का उत्सर्जन। अगर कहीं से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो तो क्या आएगा, ये भी जानना जरूरी होता है। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो वहाँ पर इस तरह की एक तीर लगा दी जाती है कि यहाँ से ऊष्मा निकल रही है और इसका उत्सर्जन हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं जहाँ पर ऊष्मा दी जा रही है उसके लिए क्या सिंबल किस तरह से दर्शाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलेगी। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ऊष्मा दे, यहाँ पर उसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो इस तरह से डेल्टा का चिन्ह वहाँ पर लगाएंगे। अगर ऊष्मा निकल रही है, जैसे कि हम जान लेते हैं ऊष्मा निकलने के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं। जो हमने पढ़ा था पहले कि तापमान में परिवर्तन वाले में पढ़ चुके हैं ये अभिक्रिया हम। तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और किसको ये बाहर निकाल देता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। गैस बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है। तो अब हमने जाना कि भौतिक अवस्थाओं के बारे में जान लिया कि कितनी भौतिक अवस्था होती है, क्या क्या भौतिक अवस्था होती है। तापमान अगर उसको दे रही हैं तो डेल्टा का उपयोग करेंगे। अगर तापमान निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है, तो इस प्रकार की एक तीर का उपयोग करके हम उसे दर्शाएंगे कि यहाँ से ऊष्मा है वो निकल रही है। तो अब हम जानेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन,
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो हम कुछ प्रकार पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। संयोग हो रहा है तो ये क्या कहेंगे? इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं संयोजन की। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी दो मिले, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? ए बी बन गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? दो पदार्थ मिले या दो या से अधिक भी हो सकते हैं, सी भी आ सकते हैं इनके साथ, और उन्होंने क्या बना लिया? एक नया पदार्थ बना लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अभी हम। जैसे जल का निर्माण है, जल का निर्माण क्या होता है? जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? पानी का निर्माण कर देते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इसे संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितनी थी? एक, यहाँ पे दो हो गई, अभी दो हुई तो हाइड्रोजन दो हो गए और चार। यह एक रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। संतुलित करना अति आवश्यक है रासायनिक समीकरण को। अब बात कर लेते हैं हम, एक और उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का दहन, कोयले का दहन। कोयला क्या होता है? कार्बन ही होता है। कार्बन को क्या किया? जलाया, दहन किया। जलाया तो ऑक्सीजन चाहिए ना जलाने के लिए। जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जलाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। कोयला जलाते हैं आप, कोयले को घर पे जलाते होगे तो क्या होता है? गर्म होता है ना, ऊष्मा देता है ना। अब जब ऊष्मा दे रहा है, जहाँ पे ऊष्मा दे रहा हो, जहाँ से ऊष्मा निकल रही हो, निष्कासित हो रही हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? क्षेपण हो, उत्सर्जन हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी अभी लिख लो। संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई अच्छे से? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हमने उदाहरण देख लिए। इसके साथ साथ इससे मिलती जुलती अभिक्रिया है, इसी पर निर्भर रहती है, जो वह है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में आप आराम परिभाषा लिख सकते हो। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो? क्या हो? ऊष्मा का उत्सर्जन। और ऊष्माशोषी क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का क्या हो? वियोजन हो, मतलब ऊष्मा उसमें से निकल रही हो, मतलब उसमें ऊष्मा है वो चाहिए। निकलती किस में है? ऊष्माक्षेपी में। ऊष्माशोषी में वो सोखती है। क्या करती है? ऊष्मा उसको चाहिए, वो काम करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये बाद में जानेंगे हम। अभी इतना जितना पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण के लिए हमने क्या किया? वही अभी पढ़ा था। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। और गर्म होगा तो क्या निकलेगी? ऊष्मा। प्राकृतिक गैस का दहन कर लेते हैं, मीथेन। मीथेन जलेगा किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के बिना जल भी नहीं सकता, तो क्या बनेगा? पानी बनता है। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और क्या देता है वो साथ में? ऊष्मा देता है, तभी तो खाना बना पाते हो आप। यहाँ पे देखिए इसकी अवस्थाएं लिख लेते हैं। सॉलिड अवस्था में था, O2 गैस अवस्था में थी, CO2 बनी गैसीय अवस्था में बनी। प्राकृतिक गैस किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में।
ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? गैसीय अवस्था में। यहाँ पर जो पानी बनता है वो गैसीय अवस्था में होता है, और जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसकी कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हमने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को भी पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम ऊष्माक्षेपी की बात करते हैं तो यह बात भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि जब हम श्वसन करते हैं, जो हम श्वसन करते हैं वो एक प्रकार की क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, या फिर श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारा श्वसन किस प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, वो हम श्वसन के द्वारा करते हैं। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यह कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए बात शुरू करते हैं वियोजन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटेगा और या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। एक्स और वाई क्या हैं? दो बहुत अच्छे मित्र हैं। एक्स अलग हो गया वाई से। एक्स वाई क्या थे? दो अच्छे मित्र थे, दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। दोनों ने अपने अलग अलग दिशाएं को चुन लिया। तो अलग अलग दिशाओं को क्यों चुना, यह भी जानना जरूरी है। इनमें झगड़ा क्यों हुआ? अगर आपको किसी से मिलना हो, संयोग करना हो, संयोजन अभिक्रिया करनी हो, तो उसके लिए क्या, मिलने के लिए आपको कोई ऐसा बात चाहिए, कोई लड़ाई जैसा कारण चाहिए? नहीं चाहिए। मिल सकते हैं आप ऐसे, लेकिन अगर अलग होना हो तो क्या करना पड़ेगा? लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे तो अलग नहीं हो जाते। लड़ाई क्यों का होती है? कोई ना कोई बात होती है तभी लड़ाई हो सकती है, ऐसे तो लड़ाई हो नहीं सकती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब भी वियोजन अभिक्रिया होगी तो उसके लिए कोई कारण चाहिए। कारण क्या हो सकता है? ऊष्मा हो सकती है। हमने उसको ऊष्मा दी है ना, तो ऊष्मा एक बड़ा कारण हो सकती है कि हमने ये ऊष्मा दी, तभी वो दोनों क्या हुए, कोई कारण रहा लड़ाई होने का, तभी उनके बीच में लड़ाई हुई। तो ये कारण क्या होती है? ऊष्मा होती है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं अच्छा सा। उदाहरण जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि ऊष्मा कितने प्रकार की होती है। तो ऊष्मा मुख्यतः 3 प्रकार से देते हैं। पहले एक उदाहरण कर लेते हैं, फिर आराम से देखेंगे कि ऊष्मा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी जो ऊष्माएं होती है वो दी जाती है। ऊष्मा देना भी आवश्यक है, ऊष्मा दिए बिना यह अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से ले लेते हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम? ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। किसका कार्य हो रहा है? ऊष्मा देने का कार्य हो रहा है। ठीक है, अब हम वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं कि इनको क्या क्या होता है, इसमें किस प्रकार से हम ऊष्मा देते हैं वो जान लेते हैं। तो जब हम ऊष्मा देते हैं तो 3 प्रकार से ऊष्मा दे सकते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा 3 प्रकार से दी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तापीय ऊष्मा की। जैसे हम उसमें ताप दे रहे हैं, कोई ना कोई तापमान दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? तापीय। आग जलाई तो उससे क्या मिला? तापीय मिला ना। अब आ गया प्रकाशीय। प्रकाशीय अभिक्रिया उदाहरणों से सूर्य का प्रकाश क्या है का? प्रकाशीय अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए प्रकाशीय तत्व है वो हो सकता है। फिर बात करते हैं विद्युत। विद्युत का अपघटन होगा तो विद्युत अभिक्रिया में हम इसे देख सकते हैं। इसमें कोई भी वैसे बड़ी बात नहीं होती है। तो इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं आप ऊष्मा।
डेल्टा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी विद्युत धारा दे दी जाए, जैसे कि विद्युत धारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए विद्युत धारा दी जा सकती है जिससे कि वियोजन अभिक्रिया वो संपन्न हो जाए। अभी हमने उदाहरण पढ़ लिया। अब हम जानते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले तापीय वियोजन अभिक्रिया। इन तीनों भागों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। यह समझना बहुत अधिक आवश्यक है, एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक होता है। तापीय वियोजन तो किसी भी अभिक्रिया में हम जब भी ताप देते हैं तो तापीय वियोजन अभिक्रिया होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ताप के प्रभाव से वियोजन हो जाता है या दो या दो से अधिक पदार्थ भागों में टूट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लेते हैं, ताप के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में टूटना। जब हमने क्या दिया? उसको ताप दिया, तो ताप देने के कारण क्या हुआ? दो या दो से अधिक भागों में टूट गई, तो वह क्या हुआ? तापीय वियोजन हुआ। अभी हमने उदाहरण पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट वाला था। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ताप दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वह टूट जाता है। अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। ये इसमें आप उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं। हम चलते हैं हम प्रकाशीय वियोजन के अंदर। प्रकाशीय वियोजन इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना। क्या होना? टूटना। तो इसमें क्या हो रहा है? जब पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं तो क्या होती है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं क्योंकि जो दिखाई देना कम हो गया है तो दिखाई भी स्पष्ट देना चाहिए, यह भी आवश्यक है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश के कारण जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो हम बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड किस काम में आता है? सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड श्वेत फोटोग्राफी के लिए यह काम में आता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए काम में आता है। तो इसको हमने क्या दिया? सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराई तो इसको क्या करवाया? सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगा सकते, हमें लिखने पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। क्या करने पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश। HCl और Ag यार यहाँ पे इसको संतुलित कर लेना आप। यहाँ पे दो लग जाएगा और यहाँ पे दो लग जाए। हर अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये किसके लिए काम में आते हैं? लिख लेना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हमने पढ़ा ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी के बारे में, हमने निषेचन विक्रिया के बारे में पढ़ लिया। एक रह गई इसकी विद्युत। कौन सी? विद्युत। तो हम पढ़ेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि
किसमें अभिक्रिया करवाने के लिए क्या चाहिए? विद्युत की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। तो हम जैसे ही बात कर लेते हैं विद्युत धारा, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे किसी चीज़ में तो क्या होता है, जैसे क्या किया हमने पानी, ठीक है, पानी को क्या किया, इसमें विद्युत धारा का हमने क्या प्रवाह किया, विद्युत धारा, तो किस में टूट जाएगी, H2 और O2 में। ठीक है, इसके लिए हम परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया के लिए किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाना। तो परिभाषा लिख लो, किसी परमाणु या किसी यौगिक के विलयन में, किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया होती है इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। उसके लिए उसे क्या चाहिए, ताप चाहिए। तो ताप क्या हो सकता है, तापीय वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो सकती है और विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो सकती है। तो सबसे पहले हमने बात की तापीय वियोजन अभिक्रिया की, जिसमें हमें चाहे क्या देनी पड़ती है, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए उसमें ऊष्मा दी जाती है। तो जब ऊष्मा देने पर रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ है वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश देने पर कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। इस सभी के हमने एक एक उदाहरण भी देख लिए, तो अब इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्या जान लिया, संयोजन अभिक्रिया देख ली, वियोजन अभिक्रिया देख ली, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख ली। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश और कर लेते हैं, क्योंकि यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम में इसका भी पूछे जाने के अधिक चांस होते हैं। तो इसमें कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे हमने पढ़ा था श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, ये कुछ इसके उदाहरण हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो किस प्रकार से जो ऊष्मा है उसका क्षेपण होता है, ऊष्मा निकलती है, तो वो भी जान लेते हैं। अभिक्रिया द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो श्वसन में क्या होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है और फ्रैक्टोज भी होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र भी यही है और फ्रैक्टोज का रासायनिक सूत्र भी यही होता है। तो श्वसन हमारे शरीर में क्या बना होता है, भोजन करते हैं हम, भोजन करने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो आप जीव विज्ञान जो आपके बायो के चैप्टर में यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के चाहिए के लिए उसमें क्या बनता है, सबसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। ग्लूकोज से क्या चाहिए, हम बाहर से क्या लेते हैं, क्या ले रहे हैं, श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, निकालते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कुछ ना कुछ जब हम श्वसन कर रहे हैं तो यहाँ वातावरण की तो जो हवा है बिल्कुल ठंडी होती है, लेकिन जब आप गैस को बाहर निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए वो हवा गर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हमें ग्लूकोज की जब हम शरीर में होता है, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर क्या होता है, अंदर क्या बनेगा, कौन सी गैस निकालते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके साथ साथ में क्या बनता है, पानी बन जाता है और उसके साथ में क्या बनता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका, ऊष्मा का, एनर्जी का। ठीक है, तो देखिए कभी भी देखना कि आप जब श्वसन के बाहर निकाल रहे होंगे तो क्या थोड़ी हवा गर्म होगी। ठीक है, तो हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर है, हम बाहर से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो कौन सी गैस निष्कासित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाष्प के रूप में पानी का निर्माण होता है और ऊष्मा का निर्माण भी होता है। तो चलिए इसे संतुलित करते हैं। संतुलित करने का एक और महत्वपूर्ण हमारे पास मौका आया है, तो इसे नहीं छोड़ते हैं और इसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है,
हमने कहा था ऑक्सीजन को नहीं लाना, हाइड्रोजन को नहीं लाना, सबसे पहले कार्बन को संतुलित करना है। तो कार्बन कितने हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 1। अब कार्बन को संतुलित करने पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का मैटर बिगड़ा। ऑक्सीजन कितनी, अब देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 1 हो गई 13। कितनी ऑक्सीजन हो गई हमारे पास 13 है। और इस तरफ कितनी है 6 ये रही और 2 ये रही, तो कितनी हो जाएगी 6 और 2 कितनी हो गई 8। हमें कितनी करनी है 13। विषम संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसे एक बार फिर से छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन को संतुलित कर लीजिए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 12। तो यहाँ पर 12 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लगा देंगे, तो 6 दूनी 12 हो गई, यहाँ पर भी 12 हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रही थी, हमारा सब कुछ जो संतुलन है वो ख़राब कर रही थी, विषम संख्या आ रही थी, तो विषम तो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है 2 और 6 कितने हो गए 8, और यहाँ पे कितनी है 6 ये रही और 2 और 6 दूनी 12, 12 और 6 कितनी हो गई 18, और यहाँ पे कितनी है 8। कितनी चाहिए हमें और 10 और चाहिए, यहाँ पे 6 लगा दें, 6 दूनी 12, 12 और 8 18 होगी रासायनिक समीकरण संतुलित। तो ये क्या है, हमारी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, अच्छे से ये याद होनी चाहिए। तो आप समझा सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसको विस्तार से समझाइए, तो समझा सकते हैं अब बिल्कुल, इसमें कोई भी। तो अब हमने पढ़ी कुछ अभिक्रियाएँ, ये अभिक्रियाएँ अच्छे से तैयार कीजिए। अब अगली क्लास में हम कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो बाकी रह जाती है। तब तक के लिए गुड बाय।